Good evening, class. As we have started our new chapter, coordination compound, chapter 9 in your chemistry. Okay, and in the previous class, we have studied about what is the difference between coordination compound and the double salt, and how did the Werner gave his theory regarding the coordination compounds, and what are the parameters कि मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो जल्दी से एक छोटा सा हम ब्रीफ रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो यहाँ मैंने टू टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं। एक है मेरा K4FeCl6, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की खासियत क्या थी कि उनको ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, एंड एक दूसरा कंपाउंड है जिसको CrNH3 होल ट्राइस H2O होल ट्राइस Cl3 लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये दो टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, अगर मतलब ये मैंने आपको ये बताया था कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ इस ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें हमने पढ़ा था कि एक कैटायन रहता है, एक एनायन रहता है। जैसे इस केस में ये कैटायन है कि पोटेशियम, और ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, मेरा एनायन है। इस केस में कोऑर्डिनेशन स्पेयर मेरा कैटायन है और क्लोरीन क्या है, मेरा एनायन है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर मेरा कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ये भी मैंने आपसे बताया था। ठीक है, न्यूट्रल का जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं FeCO5, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो तीनों हो सकता है। फिर हमने एक चीज पढ़ा था कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे इसमें आयरन है, इसमें क्रोमियम है, इसमें फेरस है, और फिर ये लीजेंड्स रहते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से लिंक्ड रहते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके दोनों एक साथ क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। इसमें मैंने अच्छी से आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी कि अगर मैं इसमें और इसमें कोई डिफरेंस देखूं, या इसमें कोई डिफरेंस देखूं, तो इसमें और इसमें, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में लीजेंड्स मेरा एक ही है। इसमें Cn है और इसमें CO है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें लीजेंड्स एक ही होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलैक्टिक कंपाउंड। ठीक है, होमोलैक्टिक कंपाउंड। और जिसमें जैसे इसमें लीजेंड्स दोनों अलग अलग है, इसमें NH3 है, इसमें H2O है, तो दोनों लीजेंड्स अलग अलग है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक कंपाउंड। तो ये आपको याद, तो ये था कुछ इनके बारे में प्रॉपर्टीज जो हमको स्टडी करना था। और दूसरे प्रॉपर्टी थी कोऑर्डिनेशन नंबर, की सेंट्रल मेटल एटम से कितने लीजेंड्स आपस में अटैच्ड हैं। तो होप इतना आप सबको क्लियर होगा एंड आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अब हम स्टडी करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन मतलब ये कंपाउंड्स का हमको नोमेनक्लेचर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे कुछ रूल्स बनाए गए, IUPAC रूल्स, जिसको हमें स्टडी करना है एंड जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर लिखना है, तो उसका नाम लिखना है, या फिर सिंपली आपको बोल सकते हैं कि नाम दे दिया है और उसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल था, पहला रूल ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायनिक हो, एनायनिक हो या न्यूट्रल हो, अनन्यूट्रल की बात नहीं है, लेकिन अगर कैटायनिक या एनायनिक हो तो पहला नाम हमेशा कैटायन का ही लिखा जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट नेम हमेशा कैटायन का होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो। ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो या फिर सिंपल एक मेटल हो, तो हमेशा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कैटायन का नाम ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब सेकंड था कि जब भी आप, अगर जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर मैं K4, ठीक है, FeCl6 की अगर बात करूं, ठीक है, जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसमें पहला कौन है, पोटेशियम है, तो पहला नाम किसका लिखा जाएगा, कैटायन का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जाएगा। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बारी आती है लिखने की, ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, लीजेंड्स का लिखा जाता है। सबसे पहला नाम किसका लिखा जाएगा, लीजेंड्स का लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि लीजेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो इसमें तीनों के लिए अलग अलग केसेस आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरा लीजेंड नेगेटिव है, अगर मेरा लीजेंड नेगेटिव है तो उसके वर्ड के लास्ट में O आना चाहिए।
वो एंड किससे होना चाहिए, ओ से एंड होना चाहिए। जैसे ये साइनाइड है, ये Cn माइनस रहता है, Cn माइनस रहता है, इसका नाम क्या है, साइनाइड। ठीक है, तो इसका जो IDE है लास्ट का, ये 3 वर्ड है, ये O से रिप्लेस हो जाता है, यानी इसका नाम हम लिखते हैं साइनो। इसका नाम हम क्या लिखते हैं, साइनो। ठीक है, जैसे क्लोराइड है, Cl माइनस, क्लोराइड, तो IDE किससे रिप्लेस हो जाएगा, O से, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। कब की बात कर रहा हूं, जब निगेटिव लेजेंड्स होंगे, जब निगेटिव लेजेंड्स होंगे। और ऐसे एग्जांपल है जैसे कि सल्फेट, SO4 2 माइनस वाला, ये सल्फेट SULFATE, तो जो ATE है लास्ट वाला, इसमें O आ जाता है, यानी सल्फो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फो। एक और एग्जांपल है जैसे नाइट्रेट, तो यहाँ ATE की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा। तो ये आपको निगेटिव लेजेंड्स में खास करके ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जब बारी आती है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव के केस में आपको परेशान नहीं होना है। पॉजिटिव के केस में जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखना है, एंड बहुत ही रेयर एग्जांपल आपको मिलेगा जिसमें हम पॉजिटिव रीजेंट्स का यूज करेंगे। लेकिन न्यूट्रल रीजेंट्स की बात आती है तो न्यूट्रल रीजेंट्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो जैसे H2O है, अब हम जनरली H2O को वाटर बोलते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें एक्वा बोलेंगे, यानी जब भी हमारा वाटर आएगा तो हम उसमें किसका नाम क्या यूज करेंगे, एक्वा यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है न्यूट्रल में, जैसे मेरा NH3, इसको हम एमोनिया बोलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम एमाइन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे, ANNINE। इसके बाद है CO का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं, हम कार्बोनिल बोलेंगे, यानी हम जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम कार्बोनिल ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। जैसे NO के लिए उन्होंने नाइट्रोसिल लिख दिया, NO के लिए नाइट्रोसिल, OH माइनस के लिए हाइड्रोक्सो, ये नेगेटिव लेजेंड है, इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, हाइड्रोक्सो। तो उन्होंने कहा कि हम इस बेसिस पे नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे रहते हैं। उस दिन मैं कुछ और नाम यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव लेजेंड्स के भी। जैसे C2O4 2 माइनस है, तो इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, यानी नेगेटिव लेजेंड्स के लास्ट में O आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड EN के लिए उस दिन मैंने आपको बताया था इथाइलिन डाइअमीन, इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, अब उस दिन मैंने आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक बार में जब Cn में C डोनेट करता है तो उसी प्रकार एक बार NC बनता है जिसमें N डोनेट करता है, यानी मेरा लीजेंड्स वही है बट डोनेटिंग आइटम क्या है, बदल गया है। तो जब Cn बोलते हैं तो साइनो बोलते हैं, और जब NC लिखेंगे NC माइनस, तो इसका नाम होता है आइसोसाइनो, इसका नाम होता है आइसोसाइनो। तो ऐसे ही आपको 2-3 और कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको इसमें मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ रूल। हाँ, इसमें एक और रूल और ये आता है कि अगर मान लो कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा रीजन्स मौजूद हों, तब हम कैसे नाम करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे अभी पढ़ा, क्रोमियम NH3 का होल ट्राइस, H2O का होल ट्राइस, Cl3। ठीक है, तो इसमें तो एक बात ठीक है कि ये पॉजिटिव है, ये कैटायन है, तो ये तो फर्स्ट आएगा। अब फर्स्ट आने का मतलब ये है कि पहला नाम रीजेंट्स का लिखा जाएगा, उसके बाद मेटल का लिखा जाएगा। ये अब इसमें भी आपको यही याद रखना है कि पहले हम मेटल का नाम नहीं लिखेंगे। इस केस में पहले मेटल का नाम आएगा जो कैटायन है, लेकिन इस केस में जब हम हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन होता है तो पहला नाम हमेशा लीजेंड्स का ही आएगा। अब यहाँ 2 लीजेंड्स हैं, एक मेरा एमाइन है, एमोनिया, और एक मेरा एक्वा है, एक मेरा क्या है, एक्वा है। तो इन दोनों में पहला नाम किसका आएगा, एमाइन का, क्योंकि अल्फाबेटिकल हमें लिखना है। हमें क्या लिखना है, अल्फाबेटिकल लिखना है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 एमाइन है तो हम यहाँ पे ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 एक्वा है तो ट्राई एक्वा। यहाँ पे जैसे 6 है तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, यानी इस वर्ड्स को भी प्रिडिक्ट करवाना है हमें।
लेकिन वो भी स्फीयर के अंदर वाले नंबर्स को हमें प्रिडिक्ट करवाना है। ये जैसे क्लोरीन है, इसमें हम 3 को नहीं प्रिडिक्ट कराएंगे, पोटेशियम में 4 है तो ये हम नहीं प्रिडिक्ट कराएंगे। हमें कौन से नंबर को कंसिडर करके चलना है, जो कि केवल ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के बाहर वालों को हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 रूल्स हुए। पहला रूल क्या था कि पहले कैटायन को लिखा जाएगा। दूसरा था कि जब भी हम स्फीयर की नेमिंग करेंगे तो स्फीयर में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लीजेंड्स का लिखेंगे। लीजेंड्स को भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं कि जो आपका नेगेटिव लीजेंड्स है उसमें ओ आना चाहिए लास्ट में, न्यूट्रल के लिए अलग अलग नेम्स लिखे गए हैं। और फिर उसके बाद आता है कि लीजेंड्स का जो नेमिंग है वो सीरियल वाइज में अरेंज करना है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और साथ ही साथ उसमें ये क्या था कि उसके जो नंबर्स है उसको हमें उसको प्रॉपर्ली डिनोट भी करना है। अब बारी आती है कि जो सेंट्रल मेटल आइटम आता है मेरा, उसकी भी नेमिंग करने का तरीका 2 है सेंट्रल मेटल आइटम का। कैसे, पहला, अगर सेंट्रल मेटल आइटम कैटायनिक में आ रहा है, कैटायनिक में आ रहा है मतलब अगर आपका स्फीयर कैटायन है और यहाँ पे कोई दूसरा जुड़ा है, उस दौरान उसका नाम एज इट इज सिंपली आपको लिख देना है, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। और साथ ही में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन संख्या में डिनोट करना है। रोमन संख्या में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो रोमन में आपको डिनोट करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टडी करवाया था। सेकेंड, अगर ये एनायनिक में आ गया तो हम इसका लैटिन नेम यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसे नेम्स यूज करते हैं जिसमें लास्ट में ATE आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, ATE। जैसे मान लीजिए जैसे इसमें था, जैसे यही वाला मान लीजिए K4FeCl6, तो ये मेरा नेगेटिव लीजेंड में आ रहा है, तो इसका नाम मैं आयरन नहीं लिखूंगा, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, फेरेट लिखूंगा। इसका नाम मैं फेरेट लिखूंगा, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे देखूं तो Cn को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और पोटेशियम, 4 पोटेशियम ने मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, क्योंकि 1 पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 पोटेशियम मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 1 आयरन कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, फेरेट 2। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूं। जब आपका नेगेटिव लीजेंड आएगा तो जब कोबाल्ट आएगा CO, तो उसका नाम लिखते हैं हम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। Ag आएगा तो क्या लिखूंगा मैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। यानी इसकी अगर ये पॉजिटिव लीजेंड में होता, यानी पॉजिटिव में अगर होता तो सिल्वर लिखता मैं डायरेक्ट, लेकिन नेगेटिव में रहेगा तो मैं अर्जेंटेट लिखूंगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा आप लोग। प्लेटिनियम के लिए, पीटी के लिए क्या लिखूंगा, प्लेटिनेट। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, प्लेटिनेट। और लीड के लिए प्लम्बेट, जब पीबी रहेगा तो प्लम्बेट। कब, जब नेगेटिव लीजेंड्स रहेंगे लोग, जब नेगेटिव में रहेंगे, यानी जब एनायनिक पार्ट्स में रहेंगे तब लिखना है, कैटायनिक पार्ट्स में नहीं लिखना है। गोल्ड के लिए, AU के लिए ऑरेट, ऑरेट। एंड ऐसे आपको बाकी और सारे मिलते जाएंगे। और टीन के लिए जो एसन रहता है टीन, उसके लिए स्टनेट। तो ऐसे आपको बहुत सारे अभी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड। अब लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इन द केस मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई कंपाउंड है मेरे पास कुछ इस तरीके से, CO EN होल ट्राइन, ठीक है, और ये कुछ भी चार्ज रहा हो इसके ऊपर 3 माइनस। ठीक है, जस्ट सपोज ऐसे है। तो इसमें मुझे पता है कि इस लीजेंड्स का नाम मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, इस 3+ मान लीजिए, सॉरी, इस लीजेंड्स का नाम तो मैं पहले लिखूंगा, यानी इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, और बाद में ये कोबाल्ट में लिख दूंगा इसको। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे EN तो देगा नहीं, EN मेरा न्यूट्रल लीजेंड है, तो देगा कौन, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 3, इसलिए 3 लिख दिया मैंने। अब इस 3 को भी तो मुझे डिनोट करना पड़ेगा। मैंने तो आपसे कहा था कि इस नंबर्स को भी मुझे डिनोट करना बहुत जरूरी होता है। तो यूजुअली क्या होता है, इस केस में हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीफिक्स हमने यूज किया हुआ है, डाई।
तो इस 3 को प्रीफिक्स शो करने के लिए हम लोग इसमें ट्राई नहीं यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें कुछ ग्रीक वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, टेट्राकिस। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जब किसी लीजेंड्स के अंदर ऑलरेडी डाई, ट्राई या टेट्रा या हेक्सा का इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उसके प्रीफिक्स को डिनोट करने के लिए हम वापस से वही सिंबल्स का या वही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हमें उसको डिनोट करने के लिए, जैसे 3 को डिनोट करने के लिए मुझे ट्रिस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रिस। ये तभी करना है जब आपके लीजेंड्स में ऑलरेडी वो वर्ड्स आ चुका है, तो हम उससे वापस इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 2 रहेगा तो बिस एंड सो ऑन, हमको ऐसे पढ़ना है। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके लिए नोमेनक्लेचर को स्टडी करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें नोमेनक्लेचर करना है। हाँ, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपके लिए ये है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करेंगे तो उनके वर्ड्स में एक भी गैप नहीं आना चाहिए, कोई भी गैप नहीं देना है, सीधे सीधे लिखते जाना है। जैसे कि चलिए हम पहला एग्जांपल लगाते हैं, जैसे कि है Cr NH3 होल ट्राइस H2O होल ट्राइस Cl3, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा स्फीयर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैटायन पहले आएगा। अब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की पहले नेमिंग करूंगा तो पहले कौन आएगा? मेरा लीजेंड्स आएगा। अब लीजेंड्स में देखो, एमोनिया पहले है, एक्वा बाद में है, ठीक है। एमोनिया एमाइन AM और एक्वा AQ, तो M पहले आता है, इसलिए ट्राई एमाइन। ट्राई क्यों? क्योंकि 3 है, तो ट्राई एमाइन, एक भी गैप नहीं आना चाहिए इनके बीच में, ठीक है, स्पेस नहीं देना है। फिर कौन आ जाएगा? ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव में है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखना है, मेटल्स के नाम को हमें नहीं चेंज करना है, मेटल के नाम को एज इट इज लिखना है। तो क्रोमियम, क्रोमियम। अब ये बताइएगा, NH3 भी मेरा न्यूट्रल, H2O भी मेरा न्यूट्रल, यानी ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? क्लोरीन लेगा। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3, तो इसीलिए 3 लिख देंगे। और क्लोराइड, ठीक है, इसमें आपको क्लोरो नहीं यूज करना है क्योंकि ये मेरा लीजेंड नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है, मतलब ये लीजेंड नहीं है, एज इट इज एक एनायन है जो बाहर से आकर के इलेक्ट्रॉन ले रहा है बस, तो इसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा। तो वो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपके ये दिया हुआ है, AgNH3 होल ट्वाइस AgCl होल ट्वाइस, यानी अब यहां पे दुविधा ये उड़ गई है कि लीजेंड पॉजिटिव भी है, लीजेंड नेगेटिव भी है, यानी लीजेंड कैटायन भी है, लीजेंड एनायन भी है, तो दोनों का नेमिंग हमें करना रहेगा। तो सबसे पहले किसका करेंगे? एनायन की, कैटायन का, उसके बाद एनायन का। और जब एनायन की बारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो नाम लीजेंड का ही, किसका आना चाहिए? लीजेंड का आना चाहिए। जिसमें 2 है तो क्या लिखूंगा? डाई एमाइन, डाई एमाइन, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव में सिल्वर है तो सिल्वर का नाम नहीं बदलेगा, सिल्वर का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, सिल्वर 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि एमोनिया तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? साइनाइड। साइनाइड कितने हैं? 2। एक साइनाइड को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसका नाम लिखना है तो एक थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, और नाम कैसे लिखेंगे? डाई साइनो, डाई साइनो। क्यों? क्योंकि लीजेंड कौन सा है? निगेटिव है। और दूसरी बात, ये किस में आ रहा है? एनायन में आ रहा है, तो इसका नाम अब सिल्वर नहीं लिखना है, इसका नाम क्या लिखेंगे? जो मैंने बताया था, अर्जेंटेट। इसका नाम क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। आप इसको एक लाइन में ही लिखिएगा, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, अर्जेंटेट 1। तो एक बार फिर से समझिएगा इसका नेमिंग। सबसे पहले कैटायन आएगा, उसके बाद एनायन आएगा। कैटायन में भी पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लीजेंड्स का नाम लिखेंगे, तो डाई एमाइन सिल्वर 1, ठीक है, क्योंकि इसका नाम नहीं बदलना है क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर में है, ठीक है, इसीलिए। ये निगेटिव स्फीयर में है तो डाई साइनो, और सिल्वर का नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा अर्जेंटेट 1, ठीक है। तो होप ये भी आपको क्लियर होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं,
क्वेश्चन है CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल ट्राइस, सॉरी ऐसे नहीं, एंड ये स्फीयर के अंदर है तो होल ट्वाइस SO4 होल ट्राइस, ये ऐसे है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। जरूरी क्या है इसको समझने के लिए कि सबसे पहली बात तो जो लीजेंड दिया गया है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कि ये वो वाला लीजेंड है जो मैंने अभी आपसे EN कहा, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये कैटायन है, तो कैटायन तो एक साथ पहले लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा EN, इथाइलिन डायमीन, लेकिन यहाँ 3 है। ठीक है, तो वो भी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी 3 आ रहा है, तो इस 3 को डिनोट करने के लिए मैं ट्राई यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें डाई यूज हो चुका है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्राइस, ट्राइस इथाइलिन डाइएमीन। और ये पॉजिटिव में है तो कोबाल्ट का नाम एज इट इज लिखा जाएगा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी वो निकालना जरूरी है। SO4 हमेशा 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 SO4 को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब ये टोटल 2 टाइम्स है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी 2 कोबाल्ट है। तो 2 कोबाल्ट मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ये तो न्यूट्रल है, तो एक कोबाल्ट कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तभी ना 2 कोबाल्ट मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और लास्ट में क्या है, सल्फेट है, तो सल्फेट। अब इसमें एक सवाल उठता है कि सर आपने तो कहा था कि ATE की जगह O लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन वो तब लिखते हैं जब ये स्फीयर के अंदर हो। ये तो स्फीयर के बाहर है, तो स्फीयर के बाहर वाले को एज इट इज लिखा जाता है, इसमें आपको नहीं बदलना, ये याद रखना है। तो क्लास ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा कि हमें इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिए, NCERT के क्वेश्चंस लगाइए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम कि सर हमें अभी भी डाउट है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उस पर हमें आंसर क्लियर कर दीजिए, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एट दैट टाइम। एंड इन द क्लास वीडियो आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू हैव टू नेम दैट कंपाउंड पर्टिकुलरली। So class, study it very briefly and take care all of you, and if you have any doubt you are free to ask.